क्लास 10 अध्याय 6 सब्जेक्ट साइंस बायो जैव प्रक्रम। मैं विकास कुमार रंजन पार्ट 1 बीके बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया। इस वीडियो में आप जान पाएंगे जैव प्रक्रम से परिचय, दूसरा प्रश्न उत्तर की समझ। विकास की यूट्यूब पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, हम सभी किस ग्रह में रहते हैं? तो आपका जवाब होगा सर, पृथ्वी। और क्या आपने पृथ्वी में कुछ जीवों को देखा है? आइए कुछ जीवों से मिलते हैं और जानते हैं। ये है शेर। शेर दहाड़ता क्यों है? इसके 4 पैर क्यों होते हैं? इसकी पूंछ क्यों होते हैं? इसके गर्दन में बाल क्यों होते हैं? और ये सभी क्यों होते हैं? इससे उनको क्या फायदा होता है? आइए दूसरे जीव से मिलते हैं। ये है कुत्ता। ये मुंह क्यों खोले रहता है? इसके 2 कान क्यों होते हैं? इसके 2 पूंछ क्यों होते हैं? ये क्यों भौंकता है? इसके 2 आंखें क्यों होती है? इसके 2 पैर और इसके तेज नाखून क्यों होते हैं? ये सभी बातों को जानने के लिए हम कक्षा 10 की अध्याय 6 जैव प्रक्रम में चलते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक कुत्ता खाना को देखकर अपना पूंछ क्यों हिलाता है? वो अपना प्यार, मालिक से प्यार क्यों दिखाता है? गुस्सा होने पर क्यों गुर्राता है? और ये सब कुत्ता जब खा पी लेता है तो सोता क्यों है? और ये सभी बातों को जानने के लिए आपने मछली देखा होगा, मछली पानी से निकलकर मर क्यों जाती है? ये सभी बातों को जानने के लिए हम सभी चलते हैं जैव प्रक्रम किताब के भागों में। तो आइए चलते हैं, किताब में क्या लिखा हुआ है आइए हम सभी देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि हम जैव, सजीव तथा अजैव, निर्जीव में कैसे अंतर करते हैं। मतलब हम सजीव और निर्जीव में कैसे अंतर करते हैं। तो आइए जानते कैसे अंतर करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है? लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि वो हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी ना होकर अन्य रंग की होती है? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि सजीव हैं। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियाँ हो सकती है, लेकिन वह पौधे भी सजीव हैं जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। मतलब उसमें होने वाला वृद्धि आंखों से नहीं दिखाई देता। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु उनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। वे भी सजीव हैं, अतः दिखाई देने वाली गति जीवन की परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आँखों से दिखाई नहीं देती है। मतलब छोटा छोटा चीज़ नहीं दिखाई देता है। उदाहरण के लिए अणु की गतियाँ क्या हो? यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। मतलब उनसे पूछा जाए कि भाई सर, जो नहीं दिखाई दे रहा है क्या उससे मतलब है? तो वो कहेंगे कि जी बिल्कुल मतलब है। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती।
कुछ भी नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं कर देते, मतलब करते हैं, मतलब कि उसका संपर्क किसी मानव की कोशिका या किसी भी कोशिका से ना हो जाए कोशिका। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि ये वास्तव में सजीव है या नहीं। कौन? विषाणु। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है, मतलब अपने सही जगह पर सही चीज का होना। उनके उत्तक हो सकते हैं, उत्तकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है, बदलने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसमें किसी चीज़ का भी कमी हो जाएगा तो उसकी प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं, अतः उन्हें अणुओं से लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीव में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? बच्चों, मैं जब छोटा होता था तो मैं अपनी मम्मी से, माँ से हमेशा प्रश्न पूछता था कि सुबह के बाद क्या होता है? तो सुबह के बाद दोपहर होता है, दोपहर के बाद शाम होता है, शाम के बाद रात होता है। तो सुबह में हम लोग क्या करते हैं, तो रात में हम लोग क्या करते हैं, तो रात में हम लोग सो जाते हैं। सुबह क्या होता है, तो हम लोग जग जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, मैं माँ से पूछता था तो क्या रात में सभी कोई सो जाते हैं? तो माँ ने कहा नहीं, रात में सभी कोई नहीं सोते हैं। तब मैंने इस सवाल का आंसर ढूंढा, मुझे मिल गया और मैंने इस अपने स्तर से आंसर ढूंढा, उत्तर ढूंढा। तो मेरे घर के बगल में एक रोड है और उस रोड में रात में भी गाड़ी चलती रहती है। तो मैंने गौर किया कि दिन के समय छोटी गाड़ी चलती है और रात के समय बड़ी गाड़ी चलती है। तो बड़ी गाड़ी को क्या काम होता है, छोटी गाड़ी का क्या काम होता है? तो आप समझ सकते हैं कि छोटी गाड़ी का क्या काम होता है। तो छोटी गाड़ी का क्या काम होता होगा, तो हम सभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और रात के समय बड़ी गाड़ी, तो बड़ी गाड़ी से क्या होता है, तो बड़ी गाड़ी से बड़े बड़े सामानों को ले जाया जाता है। तो ये काम हमेशा चलता रहता है और यही प्रक्रिया के द्वारा हमें हर वक्त किसी भी चीज़ों की कमी नहीं होती है। बड़े गाड़ियों के द्वारा सामानों को दुकानों में लाया जाता है। तो बच्चों, यही है जैव प्रक्रम। देखिए क्या है, जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए या उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। मैं उदाहरण देकर ये बता रहा था कि जब लोगों का आना जाना बंद हो जाता है तब बड़ी गाड़ियों के द्वारा लोगों की ज़रूरत को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो मैं अब बुक को पढ़ता हूँ। तो जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए या उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हो अथवा कक्षा में बैठे हो उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। अनुरक्षण का मतलब जिंदगी के लिए, जीने के लिए जो काम होता है वह होते रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जीने का काम करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण परिक्रम की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम थक जाते हैं, हमें चोट लगती है, तो वो सभी की भरपाई के लिए हमें अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा का स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। यह ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को
पोषण कहते हैं। मतलब मुंह के द्वारा भोजन को अपने पेट में जाना पोषण कहलाता है। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो कार्बन के अणुओं पर निर्भर हैं। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, हम लोग पहले ही जानते हैं कि पृथ्वी में अलग अलग जीव हैं और कोई एक ही जीव के नियंत्रण में सब नहीं है, ऐसा नहीं है। अतः ऊर्जा के वायु स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हिरण घास खाता है, हिरण को कौन खाता है? बाघ खाता है। इसी तरह शरीर के अंदर ऊर्जा के उन स्रोतों के विघटन का निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता है। उपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता है। श्वसन मतलब जो हम सांस लेते हैं उसके बारे में। एक एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है, तब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। हम पहले भी देख चुके हैं, बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्य को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं, जैसे सांस लेने के लिए नाक, खाने के लिए मुंह, इत्यादि इत्यादि। हम इन विशिष्टीकृत उत्तकों से तथा जीव के शरीर के अनेक संगठन से परिचित है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत उत्तकों का कार्य है। परंतु इसमें एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों में इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में हम ऑक्सीजन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट उत्तक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इन उत्सर्जन उत्तक तक पहुंचाने की होगी। आइए हम जीवन के अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों को एक एक करके विचार करते हैं। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसका यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ, आपने क्या समझा इसको आपको कॉपी में लिखना है। मैं एक प्रश्न को समझा देता हूँ, आप उसका उत्तर अपने से लिखेंगे। पहला, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण
क्यों अपर्याप्त है? तो विसरण का मतलब होता है कि डायरेक्ट, आर पार। तो हम लोग तो बहुकोशिकीय हैं, हमारा शरीर के प्रत्येक काम करने के लिए अलग अलग अंग है, इसीलिए हमें अलग अलग आवश्यकता होती है। विसरण से हमारा संभव नहीं है। ये आप उत्तर अच्छे से लिखेंगे। दूसरा, कोई वस्तु सजी है, मतलब उसके निर्धारण करने के लिए हम किस किस मापदंड का उपयोग करेंगे? मतलब कोई निर्जीव और सजीव में क्या अंतर है, तो सजीव के लिए क्या क्या आप सोचते हैं, इसके बारे में लिखना है। तीसरा, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, मतलब किसी जीव के द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, मतलब कि वो क्या क्या उपयोग करते हैं और वो कौन सा चीज़ होता है जिसका जीव उपयोग करता है, उसके बारे में लिखना है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, मतलब कि जो जिंदा रहने के लिए, जैसे भोजन करना, सांस लेना, ये सभी में आप सबको किन 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 को आवश्यक मानेंगे। तो बच्चों, आप इसका प्रश्न उत्तर बनाएं। ये आप इसको बनाते हैं तो आप अपने प्रयास करते हैं। मैं बड़े बड़े प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, लास्ट वाला। तो अभी तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आगे के पार्ट के लिए।